अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर और साल के आखिरी दिन भी मैं हाजिर हूं आपके लिए मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी सबसे धमाकेदार खबरों के साथ। आज बात होगी जंग की, साजिश की, बंदरगाहों पर बरसते बमों की, समंदर में उतरते जहाजों की और उस सियासत की जो पूरे मिडल ईस्ट को आग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। यमन से लेकर गजा तक, सीरिया से लेकर ईरान तक, हर मोर्चे पर हलचल है। हर बयान के पीछे एक नई जंग की आहट है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 15 बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी एयरफोर्स का जबरदस्त हमला एक बार फिर हुआ है। दोस्तों, यमन के दक्षिणी शहर मुकल्ला से बेहद सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने मुकल्ला पोर्ट पर जोरदार हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे समंदर किनारे मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया गया और पूरे इलाके में आग और धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यमन की जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पोर्ट से जुड़े अहम ठिकानों को तबाह किया गया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, सोमालिया के समंदर में तुर्की की बड़ी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक अहम ऐलान किया है। तुर्की का सिमिक रिसर्च जहाज ओरचू रईस पिछले 9 महीने से सोमालिया के समंदर में रिसर्च कर रहा था। यह रिसर्च 4,465 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में की गई है, जो सोमालिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब अगला कदम साल 2026 में समंदर के नीचे ड्रिलिंग शुरू करने की तैयारी है। तुर्की का साफ तौर पर कहना है कि इससे सोमाली अवाम की खुशहाली और मुल्क की इक्तिसादी हालात मजबूत होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की ने अपने बेड़े में 2 नए डीप सी ड्रिलिंग जहाज भी शामिल किए हैं, जिसमें से एक सीधे सोमालिया के तट पर काम करेगा और साथ ही साथ अफ्रीका के समंदर में अब तुर्की की मौजूदगी एक नई सियासी और इक्तिसादी तस्वीर बना रही है, जो इजराइल को झटका है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, गजा पर तुर्की की एंट्री नहीं चाहता इजराइल। दोस्तों, गजा को लेकर एक नई सियासी खींचतान सामने आई है। इजराइल ने अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से यह भीख मांगी है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस से बाहर रखा जाए। यह हमास का समर्थक है और इजराइल को नुकसान हो सकता है। इजरायली अफसरों को डर है कि अगर तुर्की की फौज रिकंस्ट्रक्शन टीम गजा में दाखिल हुई तो अंकारा का असर गजा पट्टी पर काफी बढ़ जाएगा, जो इजराइल को नागवार गुजरेगा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद तुर्की और एर्दोगन की तारीफ कर चुका है। ट्रंप ने खुलकर कहा कि वो एर्दोगन पर भरोसा करता है, वही है जो कुछ कर सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन शामिल होगा, इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, नई करेंसी नई पहचान, सीरिया अब चेहरे नहीं हकीकत और फितरत को करेगा पेश। दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने नई राष्ट्रीय करेंसी को लेकर एक गहरी और मायनेदार बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई मुद्रा का डिजाइन सिर्फ नोट बदलने की बात नहीं, बल्कि एक नई कौमी पहचान का इजहार भी है। अब दोस्तों, सीरिया लोगों की तस्वीरों को नोटों पर बैठाकर उन्हें पाक साफ या मुकद्दस बनाने की पुरानी सोच से बाहर आना चाहता है। राष्ट्रपति का साफ तौर पर कहना है कि लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता हमेशा बाकी रहता है वो है इंसान और फितरत का रिश्ता। यानी दोस्तों, अब सीरिया की करेंसी में चेहरे नहीं बल्कि धरती, कुदरत और सीरियाई हकीकत की झलक होगी।
वहीं आप पांचवी खबर देखिए, एर्दोगन का सीधा इल्जाम। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन ने इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर एक बेहद सख्त और खुला इल्जाम लगाया, वो भी उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात है। एर्दोगन ने कहा कि जिस सरकार के हाथ हजार फलस्तीनी भाइयों और बहनों के खून से रंगे हैं, वही सरकार अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गजा पर हमले के बाद इजराइल ने लेबनान, यमन, ईरान, कतर और सीरिया तक अपने हमले और दखल को फैलाया है। एर्दोगन के मुताबिक ये सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को अराजकता में धकेलने की एक सोची समझी नेतन्याहू की साजिश है। वहीं आप छठी खबर देखिए, सऊदी अरब का साफ पैगाम। दोस्तों, सऊदी की कैबिनेट ने एक अहम बयान जारी किया है। कैबिनेट ने साफ तौर पर कहा कि मुल्क की कौमी सलामती की हिफाजत के लिए सऊदी अरब हर जरूरी कदम उठाएगा और इससे कोई नरमी नहीं होगी। साथ ही सऊदी अरब ने यमन की अमन, इस्तेकाम यानी स्थिरता और खुद मुख्तारी के लिए अपने पुख्ता इरादे दोहराए हैं। बयान में साफ कहा गया कि यमन की प्रेसिडेंटशिप लीडरशिप और मौजूदा हुकूमत को सऊदी अरब का पूरा और बेशर्त समर्थन हासिल रहेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यमन से जुड़ी सियासत और जंग के हालात एक बार फिर नाजुक दौर में गुजर रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, यूएई रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान भी सामने आया है। दोस्तों, यूए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक अहम और वाजिब बयान दिया गया है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इलाके की सलामती यानी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े अपने वादों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सीमित कोऑर्डिनेशन टीमें मौजूद रह सकती हैं। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह मौजूदगी किसी भी तरह की तकरार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इलाकाई अमन बनाए रखने और हालात पर नजर रखने के लिए होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडल ईस्ट में सियासी और फौजी हरकतें तेज हो चुकी हैं और हर मुल्क अपनी कौमी सलामती को अव्वल तरजीह दे रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, मुकल्ला पोर्ट पर हथियारों पर विवाद बढ़ चुका है, वो रुक नहीं रहा है। दोस्तों, यमन के दक्षिणी पोर्ट और मुकल्ला को लेकर एक बड़ा और संगीन विवाद भी अब खुलकर सामने आ गया है। अरब कलेक्शन ने मंगलवार को दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात से यमन के मुकल्ला पोर्ट पहुंचे एक शिपमेंट में हथियार और गोला बारूद से भरे कंटेनर मौजूद थे। यह बयान यूएई के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि इस शिपमेंट में कोई हथियार नहीं थे और यह सामान अमीराती फोर्सेस के लिए था। लेकिन अरब कोएलिशंस का कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि यह हथियार यमन के हद्रमौत इलाके ले जाए जाने और वहां बांटे जाने वाले थे। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, गजा में राहत पर सख्ती, इजराइल का ऐलान। दोस्तों, गजा में इंसानी मदद को लेकर के इजराइल ने एक बार बड़ा सख्त कदम उठाया है और अपना कमीनापन दुनिया के सामने रख दिया है। डायस्पोरा अफेयर्स और एंटी सेमिनिज्म मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी से कई अंतर्राष्ट्रीय राहत तंजीमों को सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने फलस्तीनी स्टाफ की पूरी जानकारी नहीं दी। मंत्रालय का दावा है कि कुछ एनजीओ सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी यानी सुरक्षा और पारदर्शिता के कानून पर खरे नहीं उतरे। इजराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स पर भी आरोप लगाया है कि उसके 2 कर्मचारी फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप से जुड़े पाए गए हैं। हालांकि एमएसएफ ने इन इल्जामों को नकारते हुए कहा है कि वो कभी भी हथियार बंद सरगर्मियों में शामिल लोगों को नौकरी नहीं देता। इजराइल का साफ तौर पर कहना है
कि इन फैसलों से गजा में मदद की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, लेकिन एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि गजा तक पहुंचने वाली मदद पहले ही नाकाफी है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, सीरिया में आईएसआईएस पर बड़ा वार। दोस्तों, सीरिया से आई इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका और उसकी पार्टनर फोर्सेस ने आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 आतंकियों को या तो मार गिराया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी फौज के मुताबिक यह कार्रवाई अमेरिकी जवानों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। 19 दिसंबर को सीरिया में आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए थे। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि 20 से 11 मिशनों को कम से कम 7 आईएसआईएस आतंकी मारे गए, जबकि बाकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरान की यूनिवर्सिटी और बाजारों में जबरदस्त प्रदर्शन। दोस्तों, ईरान में बढ़ती महंगाई और गिरती इक्तिसादी हालात के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों से यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है। तेहरान समेत कई शहर में तलबा, दुकानदार और बाजार के ताजीर एक साथ प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी करेंसी रियाल इस साल डॉलर के मुकाबले करीब आधी रह गई है और महंगाई 42% से ज्यादा पहुंच चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर कहा कि वो प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनना चाहते हैं और हुकूमत बातचीत का रास्ता जरूर अपनाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने माना कि अवाम पर रोजी रोटी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं, लताकिया में सख्ती। दोस्तों, सीरिया के लताकिया प्रांत से एक अहम और संगीन खबर सामने आई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने उपदस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के दौर से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर यह आरोप लगा है कि ये लोग आपराधिक हरकतों, सांप्रदायिक उकसावे और आंतरिक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में शामिल थे। लताकिया शहर में पिछली रात सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू पूरी तरीके से लगा दिया गया है, जो सुबह 6 बजे तक लागू रहा। यानी ये तनाव अलवी बहुल इलाकों में मस्जिद में हुए जानलेवा धमाके के बाद बढ़ा है, जिससे कई लोग मारे गए थे। सीरिया की नई हुकूमत ने साफ कहा है कि मुल्क में मजहब या नस्ल के नाम पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा और हर शख्स की जान और माल की हिफाजत हर हाल में की जाएगी। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी मिला हुआ है। यानी दोस्तों, यमन को लेकर इलाकाई सियासत एक बार फिर अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत की है, जिसमें यमन में बढ़ते तनाव और इलाकाई सलामती पर चर्चा की जा सके। इसी बीच यूएई ने भी यह ऐलान किया है कि वे यमन से अपनी फौजी मौजूदगी खत्म पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अरब कोalitions ने मुकल्ला पोर्ट पर सीमित हवाई हमला कर दिया, जहां कथित तौर पर यूएई से आए जहाजों ने बिना इजाजत हथियार और लड़ाकू गाड़ियां उतार रखी थी। कोalitions का दावा साफ तौर पर है कि यह हथियार एसटीएस को समर्थन देने के लिए ले जाए जा रहे थे और इसके बाद यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चीफ रसद अल अलमी ने यूएई को पूरी तरीके से 24 घंटे में यमन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था और साफ कहा था कि अगर यूएई पीछे नहीं हटा तो ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट रद्द करने का ऐलान किया जाएगा। जहां तस्वीरें सामने आई और कहा गया कि फिर चाहे समंदर हो, हवा हो, जमीन हो, हर जगह से यूएई के ऊपर हमले होंगे।
वहीं आप चौथी खबर देखिए, यमन से फौजी मौजूदगी खत्म करने जा रहा है यूएई। एक यमन की बड़ी जीत है दोस्तों। यूनाइटेड अरब अमीरात और मंगलवार को यमन को लेकर एक अहम ऐलान किया गया। यूएई ने साफ तौर पर कहा कि यमन में उसकी फौजी मौजूदगी अब पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। मतलब एक हमले के बाद और यमन के अल्टीमेटम के बाद पीछे हट चुका है यूएई। यानी यमन में कानूनी हुकूमत के समर्थन में दहशतगर्द तंजीमों से लड़ाई और यमनी अवाम की सलामती और इस्तेकाम के लिए काम करता रहा है। और अब यूएई ने यह साफ कर दिया है कि उसकी फौज साल 2019 में ही अपने तयशुदा मिशन पूरा कर चुकी थी और इसके बाद सिर्फ कुछ खास काउंटर टेररिज्म स्टाफ मौजूद था। यानी कि जब 2019 में काम खत्म हो चुका था तो ये 7 साल क्या कर रहा था यूएई, जो जायज लेने की बात सामने आई। बाकी बचे काउंटर टेररिज्म ऑफ स्टाफ को भी वापस बुलाने का यूएई ने अब खुलकर फैसला कर लिया है। यूएई ने कहा कि यह फैसला उसने अपनी मर्जी से लिया है और इसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तालमेल में लिया गया। यानी दोस्तों, यमन में यूएई का फौजी चैप्टर अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ था। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, सऊदी कैबिनेट का सख्त संदेश। दोस्तों, यमन को लेकर अब सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव खुलकर सामने था। जिस तरीके से किंग सलमान की सदारत में, उनकी देखरेख में सऊदी कैबिनेट बैठक में यूएई से उम्मीद जताई गई कि वे यमन के सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीएस को किसी भी तरह की फौजी या माली मदद तुरंत बंद करे। सऊदी कैबिनेट ने साफ कहा है कि मुल्क की कौमी सलामती पर कोई भी खतरा हुआ तो सऊदी अरब जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। साथ ही सऊदी अरब ने यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल और हुकूमत को पूरा समर्थन दोहराया और यमन की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपनी वाबस्तगी जताई है। यानी खुलकर समर्थन सऊदी और यमन को मिला। कैबिनेट ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की कि तनाव कम करने की कोशिशों के जवाब में बिना वजह एक जंग जैसे हालात बिगाड़े गए जो यूएई के वादों से मेल नहीं खाता था। सऊदी अरब ने उम्मीद जताई कि खाड़ी देशों के बीच हिकमत और भाईचारा कायम रहेगा और यूएई यमन की मांग पर अब अपनी फौज को कितनी जल्दी निकालता है, ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने खुलकर आ जाएंगी। नाज़रीन, कैसी लगी आज की खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।